एंजाइलिटिक ड्रग्स में जो पहली क्लास हम डिस्कस करेंगे वो है बेंजोडाइज़ेपाइन कि एंजाइलिटिक ड्रग्स होती हैं और ये सबसे ज़्यादा सेफ़र ड्रग्स हैं एंजाइलिटिक्स में। ये क्यों, ये सेफ़र क्यों है? सबसे पहले तो आपने याद रखने कि सेफ़र हैं। ये इसलिए सेफ़र हैं क्योंकि इनकी जो थेराप्यूटिक डोज होती है और लीथल डोज होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम वो रेशो निकालें इनकी लीथल डोज की, लीथल डोज मतलब वो क्वांटिटी ड्रग की जो डेथ कॉज कर सकती है, जो बेंजोडाइज़ेपाइन की, इसकी हम रेशो ने अफेक्टिव डोज मतलब वो डोज जो हमें रिक्वायर होती है थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स शो करने के लिए, इसकी हम रेशो लें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए बेंजोडाइज़ेपाइन जो है एंजाइलिटिक ड्रग्स में सेफर ड्रग्स हैं। अब इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो जैसे कि हम डिस्कस किया था कि जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है गैबा को हमने इन्हांस कराना है। अब ये याद आपने रखने कि बेंजोडाइज़ेपाइन गैबा माइमेटिक्स नहीं है, मतलब ये गैबा की जगह एक्ट नहीं करेंगे, बट ये गैबा फैसिलिटेटरी हैं, मतलब ये गैबा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी रिलीज़ को इंक्रीज़ कराएंगे। उसकी रिलीज़ को इंक्रीज़ ये नहीं है कि ये गैबा जहाँ पे गैबा रिसेप्टर जहाँ पे गैबा ने बाइंड करना होता है सेल पे वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे। इनमें इनकी गैबा बाइंडिंग साइट और है और बेंजोडाइज़ेपाइन बाइंडिंग साइट और है। इसने सिर्फ उस मैकेनिज़्म को, इनहिबिटरी न्यूरॉन की रिलीज़ होने के मैकेनिज़्म को इन्हांस करवाना, ठीक है। ये कैसे वर्क करेगी? गैबा जो है वो क्लोराइड आइंस जो है उसकी क्लोराइड आइंस को इंक्रीज़ कर देता है। क्लोराइड आइन इस तरह हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। क्लोराइड आइंस जो है वो इन्फ्लक्स हो जाता है उनका बहुत ज़्यादा, मतलब क्लोराइड आइंस जो है वो सेल में इंक्रीज़ हो जाते हैं। हाइपर पोलराइजेशन होती है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है तो न्यूरो ट्रांसमिशन जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है। अब हमें ये देखना है कि जो गैबा है, गैबा बाइंडिंग साइट को हम थोड़े से देख लें तो जो गैबा है वो मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब गैबा बाइंड करता है गैबा ए रिसेप्टर। गैबा ए रिसेप्टर्स जो हैं वो 5 सब टाइप्स हैं, 5 सब यूनिट्स हैं उनके, अल्फा बीटा गैमा, और फर्दर एक सब यूनिट की आगे फर्दर सब टाइप है। जिस तरह ये अल्फा सब यूनिट है ना, तो जो अल्फा सब यूनिट है इसकी आगे फर्दर 6 सब टाइप्स हैं, ठीक है। अब गैबा जो है अपने रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो सेंट्रल आइन चैनल जो है उसकी ओपनिंग हो जाती है। जिस तरह मैंने बताया कि क्लोराइड का जो है वो इन्फ्लक्स बढ़ जाता है पोर से, हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है तो न्यूरो ट्रांसमिशन कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब बेंजोडाइज़ेपाइन जो है वो गैबा के अफेक्ट को मॉड्यूलेट करता है, फैसिलिटेट करता है अपनी हाई अफिनिटी एक उस साइट पे बाइंड करके, जो कि गैबा की बाइंडिंग साइट से डिफरेंट है। अब जैसे गैबा जो है वो यहाँ बाइंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, और अल्फा और गैमा सब यूनिट के दरमियान यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपाइन बाइंड करेगा। यहाँ ये बाइंड करेगा, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी और न्यूरोट्रांसमिशन डिक्रीज होगी, ठीक है, और इनहिबिटरी रिस्पॉन्स शो होगा। तो बेंजोडाइज़ेपाइन दूसरे वर्ड्स में ये जो फ्रीक्वेंसी है चैनल ओपनिंग की वो बढ़ा रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल ओपनिंग जो है वो इन्हांस हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। ये बात याद रखनी है, गैबा फैसिलिटेटरी है। ये गैबा की जगह इसने माइमेटिक रिस्पॉन्स इसने शो नहीं करना। गैबा की बाइंडिंग साइट अलग है, इसकी बाइंडिंग साइट अलग है, लेकिन जब ये बाइंड करेगा तो इफेक्ट उसने वही शो करना है कि क्लोराइड आइन इन्फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, हाइपरपोलराइजेशन बढ़ेगी और न्यूरो ट्रांसमिशन जो है वो डिक्रीज़ होगी। ये बात जब हमें समझ आ जाती है तो हमें नेक्स्ट देखना है कि इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं। थेराप्यूटिक यूजेस बेंजोडाइज़ेपाइन के, तो सबसे पहले जो हमने देखना है रिडक्शन इन एंजाइटी। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं की कि जो बेंजोडाइज़ेपाइन है ना उसके बाइंड करने के उसके बाइंड करने के दो रिसेप्टर्स होते हैं, बेंजोडाइज़ेपाइन 1 and 2 मीन्स अल्फा एंड अल्फा एक्टिविटी, ठीक है। अगर वो बेंजोडाइज़ेपाइन 1 बाइंड करती है, अल्फा 1 गैबा मेडिएटेड उसकी एक्टिविटी होती है और उसकी अल्फा 2 मेडिएटेड। अब अल्फा 1 पे अगर वो बाइंड करे एंजाइटी, अगर एज एंजाइलिटिक ड्रग्स हम उसको एडमिनिस्टर करें तो अल्फा 1 पे बाइंड करती है, लो डोज में करेगी, लो डोज रिक्वायर होती हैं। ये बात याद रखनी है कि अल्फा 1 मेडिएटेड, अल्फा 1 गैबा ए रिसेप्टर्स की गैबा ए मेडिएटेड जो है इसकी एक्टिविटी होगी, लो डोज रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि हम इसको देते हैं पैनिक डिसऑर्डर के अंदर देंगे और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में एक्सेसिव परसिस्टेंट अनकंट्रोलेबल वरीनेस होती है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर।
इसके अंदर जब जज किया जाता है, बंदे को एम्बैरस किया जाता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, फोबियाज होते हैं डिफरेंट तरह की, जिस तरह किसी को हाइट फोबिया होता है, किसी को डिफरेंट चीज़ों से फोबिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हम इसको सीवियर एंजाइटी में नहीं देंगे। मतलब सीवियर एंजाइटी में हम इसको देंगे, हम इसको सीवियर एंजाइटी मतलब एक नॉर्मल एक एंजाइटी होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए नहीं देंगे। जब कंडीशन लगे कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी सीवियर है तब हम इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं बेंजोडाइजेपाइन को। बट हमें ये चीज़ देखनी है कि एवरीडे स्ट्रेस की जो एवरीडे लाइफ का स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए हमने इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसका एडिक्टिव पोटेंशियल होता है। ये चीज़ याद रखनी है, एडिक्टिव पोटेंशियल होता है इसका, ये एडिक्शन कॉज कर देती है। एडिक्शन कैसे कॉज करती है? जब गैबा देखें, जब गैबा जो है वो इंक्रीज़ होता है तो यूफोरिया की कंडीशन आ जाती है। जो न्यूरॉन्स होते हैं जो फायर कर रहे होते हैं रैपिडली वो कम हो जाते हैं, वो स्टिमुलेशन कम होती है, तो एक हैप्पीनेस की वेलनेस की फीलिंग आती है पेशेंट के अंदर, जो रिलैक्सेशन हो जाती है, मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, इंसान रिलैक्स हो जाता है, तो उसकी बॉडी जो है उसकी एडिक्टेड हो जाती है इन ड्रग्स की। अगर हम इसको उस एवरीडे लाइफ में ही लेना स्टार्ट कर दें, छोटी छोटी परेशानियों के लिए हम ये ड्रग्स जो है वो बेंजोडाइजेपाइन लेना स्टार्ट कर दें, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने ये चीज़ भी देखनी है कि जब पैनिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना हो तो हम अल्प्राजोलाम ड्रग को लेते हैं जब पैनिक या क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना हो, जो लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन है। वरना एक और चीज़ भी हमें देखनी है कि इनसे ना टॉलरेंस डेवलप भी ये बहुत जल्दी करती हैं। अब टॉलरेंस क्या होता है कि बॉडी अडेप्ट कर लेती है रिक्वायर्ड डोज को। अब बॉडी अडेप्ट कर लेती है ना ड्रग को, तो जो रिक्वायर्ड डोज होती है ना उससे अफेक्ट शो नहीं होता। लेट्स सपोज हम एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं अल्प्राजोलाम की, हम उसको 2 mg दे रहे हैं, तो वो उसका ना एंटी एंजाइटी इफेक्ट शो हो रहा है, मीन्स उसकी एंजाइटी कम हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2 mg से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिक्वायर्ड डोज होती है वो अचीव नहीं करती टारगेट। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिक्वायर्ड डोज जो होती है वो अचीव नहीं करती टारगेट, तो हमें अपनी डोज को चेंज करना पड़ता है या डोज को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो हमारी तो इन ये जो ड्रग्स हैं इनसे टॉलरेंस भी बहुत जल्दी जो है वो डेवलप हो जाती। फिर दूसरी बात ये है कि हमने ये देखना है स्लीप डिसऑर्डर में हमने इसको यूज़ करना है इस ड्रग को, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर में हमें ये देख रहे हैं कि हमने बैलेंस करना है कि जो हमें सीडेटिव अफेक्ट चाहिए होता है बिफोर बेड टाइम, बिफोर गोइंग टू बेड, विद द रेसिडुअल सिडेशन अपॉन अवेकनिंग, हैंगओवर अफेक्ट, इन दोनों को हमने बैलेंस करना है। मतलब अब हमने पेशेंट जब उसने सोना है, सोने से पहले उसने मेडिसिन लेनी है तो उसको सीडेटिव अफेक्ट मिलता है, उसको बैलेंस करना है रेसिडुअल सिडेशन पे से कि मतलब जब उठ जाए तो तब भी उसमें वो ड्राउजीनेस वगैरह जो है वो शो ना हो, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन ना हो उसकी, रिड्यूस कोऑर्डिनेशन ना हो, वो चीज़ें मत हों, ठीक है। बस इसको ट्रीट करना है। तो इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे कि हम इसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग ट्रायाजोलाम यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है ट्रायाजोलाम, लेकिन इससे जो विड्रॉल इफेक्ट्स है ना और रिबाउंड इंसोम्निया, मतलब कि जब हम इसको छोड़ेंगे ड्रग को लेना तो पहले से भी बदतर हो जाएगी नींद, बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। जब हम इसको छोड़ेंगे लेने, ड्रग को छोड़ देंगे लेना, तो विड्रॉल इफेक्ट और रिबाउंड इंसोम्निया के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक इंटरमीडिएट हमारे पास है, इंटरमीडिएट बेंजोडाइजेपाइन टीमेज़ेपाम। लेकिन टीमेज़ेपाम जो है हम उस पेशेंट के लिए लेते हैं जो बार बार उठते हैं रात को, ठीक है, और इसको हमें 1 से 2 घंटे पहले पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होता है। फिर हमारे पास एक लॉन्ग एक्टिंग है फ्लोराज़ेपाम, लेकिन फ्लोराज़ेपाम का हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है और जो एक्सेसिव सीडेशन होती है अपॉन अवेकनिंग, उठने के बाद भी पेशेंट जो है वो ड्राउजीनेस फील करता है, वो प्रॉपरली जो है पेशेंट को कहते हैं जो नींद में ही रहता है, तो वो उसकी वही हालत ही रहती है। अच्छा, तीसरी बात ये हमने देखते हैं इंटेरोग्रेट एमनेजिया। इंटेरोग्रेट एमनेजिया ये चीज़ होती है कि इम्पेयर हो जाती है, टेम्पररी इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी विद द यूज़ ऑफ बेंजोडाइजेपाइन। आपकी जो मेमोरी है वो इम्पेयर हो जाती है, टेम्पररी इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी।
अब ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही होती है उसकी इनकोडिंग और उसकी जो है कंसोलिडेशन जो है वो नहीं करता। मतलब अब पेशेंट उसको पुरानी बातें याद रहेंगी बट वो वाली मेमोरी उसमें नहीं बनेगी। अब ये हम कब इसको देते हैं, वैसे इसका साइड इफ़ेक्ट है बट हम इसको एज अ यूज़ अगर हम इसका करें, थेराप्यूटिक यूज़ भी कर सकते हैं हम इस साइड इफ़ेक्ट को। तो जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स होते हैं उसको हम एंजाइटी प्रोवोकिंग और अनप्लेजेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जिस तरह एंडोस्कोपी होती है किसी पेशेंट की डेंटल, उससे उस टाइम हम इसको देते हैं। तो पेशेंट को ना वो कॉन्शियसली वो सेडेट रहता है, कॉन्शियस सीडेशन उसको मिल जाती है, वो लाइक कॉन्शियस सीडेशन होती है, मतलब ऐसे वो सीडेट हो जाता है लेकिन वो जो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह या जो भी उसको प्रोसीजर के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिल रही होती हैं वो उसको सुन सकता है। और ये इसमें हम कौन सी ड्रग देते हैं, मिडाजोलैम, इंटेरोग्रेट अमनेसिया के इफेक्ट को कॉज करने के लिए। इसके अलावा जो है हम एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी भी है बेंजोडाइज़ेपाइन के। एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी में ये है कि सीजर्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, हमने देखा है ना कि ये गैबा रिलीज़ होता है, गैबा रिलीज़ होता है तो वो इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी न्यूरॉन है। तो ये ऐसा करता है कि जो अब सीजर्स के अंदर क्या होता है कि ओवर स्टिमुलेशन हो रही होती है, एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग हो रही होती है, एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है न्यूरॉन की, तो ये सप्रेस कर देता है न्यूरोनल एक्साइटेशंस को, न्यूरोनल फायरिंग को, ये क्या कर देता है, ये सप्रेस कर देता है। ठीक है, अब ये सीजर्स के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ करता है। सीजर का थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि टाइम जो सीजर को चाहिए होता है फोकस, मेन पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट होता है ब्रेन के जो सराउंडिंग एरियाज़ में ट्रैवल करने के लिए, सीजर थ्रेशोल्ड जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, सप्रेस कर देते हैं अफेक्ट सीजर का, कि वो सराउंडिंग जो है ब्रेन की जो बाकी पार्ट में वो ट्रैवल कर सके। इसके अंदर जो एंटी कन्वल्सेंट में हम जो भी बेंजोडाइज़ेपाइन देते हैं वो क्लोनाज़ेपैम, बाकी इसमें हम डाइज़ेपैम भी यूज़ कर सकते हैं, आईवी लोराज़ेपैम भी आईवी, और मिडाजोलैम भी हम यूज़ कर सकते हैं आईएम, लेकिन मोस्टली जो है वो क्लोनाज़ेपैम यूज़ होता है। इस तरह इसका मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी भी है। मसल रिलैक्सेंट में ये देखें हम कि अच्छा एंटी कन्वल्सेंट जो है ना ये भी अल्फ़ा 1 मेडिएटेड है, अल्फ़ा 1 गैबा रिसेप्टर मेडिएटेड है, और पीछे जो इंटेरोग्रेट अमनेसिया है वो भी अल्फ़ा 1 गैबा रिसेप्टर अल्फ़ा 1 मेडिएटेड है। जो मसल रिलैक्सेंट है ये अल्फ़ा 2 गैबा रिसेप्टर मेडिएटेड। अच्छा, अब हमारी ब्रेन जो है ना उसके अंदर गैबा ए के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन एरियाज़ के अंदर ब्रेन जो मोटर कंट्रोल कर रही होती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में स्पेशली जो हमारे जो ब्रेन के पार्ट है मोटर कंट्रोल्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मोटर कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे जब न्यूरॉन्स ओवर एक्साइट हो जाते हैं तो स्पैम्स, इट कॉजेज स्पैम्स, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं मसल्स की, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे अगर अल्फ़ा 2 गैबा ए रिसेप्टर्स जो है इन एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे बेंजोडाइज़ेपाइन जाके एक्ट करती है हाई डोज पे, इसके लिए ज़्यादा हाई डोज रिक्वायर्ड होती है, और मोटर की न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है ना वो सप्रेस हो जाती है। इस तरह पोस्ट साइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, तो मसल रिलैक्स हो जाता है। अब एक हमारे पास जो है एक और मसल रिलैक्सेंट जो मोस्टली हम देते हैं वो बैक्लोफिन भी है, वो भी गैबा रिसेप्टर्स को ही अफेक्ट करता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बट वो बेंजोडाइज़ेपाइंस में नहीं आता, मोस्टली हम वही देते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स बेंजोडाइज़ेपाइन की, तो अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, फार्माकोकाइनेटिक्स मींस कि हमारी बॉडी क्या करती है बेंजोडाइज़ेपाइन के साथ, बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है। तो अब्जॉर्प्शन बेंजोडाइज़ेपाइन, ये बात याद रखनी है कि ये क्या होती हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, ईजिली क्रॉस कर जाती हैं सीएनएस को, इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होता है, बॉडी के अंदर अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इनकी थ्रू आउट द बॉडी। अब हमने एक और बात देखनी है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अच्छा, बेंजोडाइज़ेपाइन की 3 क्लासेस हैं, शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग होती हैं ड्रग। अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे डायज़ेपैम की, ये एक लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपाइन है। अक्सर हम ये देखते हैं कि एक ड्रग जो लॉन्ग एक्टिंग होती है, मतलब उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या होगी, वो ज़्यादा है, तो उसका जो क्लिनिकल इफेक्ट है ना वो भी बहुत ऑब्वियसली ज़्यादा देर रहेगा, बट ज़रूरी नहीं।
क्यों? अब हम एक्सप्लेन करते हैं। अब डायज़ेपम है, डायज़ेपम की जो हाफ लाइफ है वो है 20 to 40 आवर्स, मतलब 20 to 40 आवर्स में 50% ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होती है बॉडी से, बट 6 to 12 आवर्स के अंदर उसका जो इफेक्ट है वो वियर ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों? अब जब भी हम डायज़ेपम लेते हैं तो ये फ़ॉरेन से सीएनएस में जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, अपना इफेक्ट शो करती है, बट फ़ॉरेन से ये ब्रेन से बाहर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं लाइक फैटी टिश्यूज़ वगैरह और मसल के अंदर ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है विद इन 6 to 12 आवर्स। तो सबसे पहले तो इसका इफेक्ट हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जब लेकिन दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि डायज़ेपम जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, इसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट है डिसमिथाइल डायज़ेपम। तो इसका इफेक्ट चलो 6 to 12 आवर्स बाद वियर ऑफ हो गया ना, क्लिनिकल इफेक्ट जो फॉरेन से शो करती है। अब इसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट है डिसमिथाइल डायज़ेपम। जो डिसमिथाइल डायज़ेपम है वो इफेक्ट शो करता है, वो जो है एंटी एंजाइटी इफेक्ट देता है, मतलब इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है, ये रहता है। लेकिन यकदम से जो एक रिस्पॉन्स देता है ना वो डायज़ेपम है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग मेटाबोलाइट है, ये लॉन्ग एक्टिव मेटाबोलाइट है। तो इसी वजह से रिसेप्टर डिसोसिएशन रेट्स की वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन टू फैटी टिश्यूज और अदर एरियाज की वजह से ड्रग जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लिनिकल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कोरिलेट नहीं करता एक्चुअल हाफ लाइफ से, क्योंकि एक्चुअल जो ड्रग है जो डायज़ेपम है उसका इफेक्ट तो 6 to 12 आवर्स बाद वियर ऑफ हो जाता है, वो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट है डिसमिथाइल डायज़ेपम जो बाकी इफेक्ट जो है वो शो कर रहा होता है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट शो कर रहा होता है। बाकी हमें ये देख लेना है कि जो ड्रग्स हैं ना ये हेपेटिक माइक्रोसोमल सिस्टम है हमारी बॉडी का जो इनको मेटाबोलाइज कर देता है, ठीक है, कंपाउंड्स। तो बेंजोडाइज़ेपाइन में जो ये एग्जांपल हम ऊपर देखेंगे, जो बेंजोडाइज़ेपाइन में ड्रग की हाफ लाइफ है ना उसमें वो दोनों को शो करी होती है, पेरेंट ड्रग को भी जो इफेक्ट है क्लिनिकल इफेक्ट प्लस उसके एक्टिव मेटाबोलाइट के इफेक्ट को, ये दोनों इकट्ठे मिलके जो है इनका जो क्लिनिकल इफेक्ट है ना वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो पेरेंट हाफ लाइफ जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है कंबाइंड एक्शन इन दोनों का, पेरेंट ड्रग का भी और एक्टिव मेटाबोलाइट का भी। बाकी ये यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, यूरिन के अंदर ये ग्लूकोरोनाइड के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, ग्लूकोरोनाइड्स ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। दूसरा ये प्रेग्नेंट वुमेन को हमने नहीं देना, नर्सिंग मदर्स को भी नहीं देना, बिकॉज ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। और फैटी टिश्यूज़ में जिस तरह यहाँ पे हमने देखा ना कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैटी टिश्यूज़ में हमारे पास ब्रेस्ट के भी एग्जांपल है, तो नर्सिंग मदर्स इसको नहीं ले सकती। ओके, नेक्स्ट जो हमें चीज़ देखनी है इसकी डिपेंडेंस देखनी है। ऑब्वियसली ये जो बेंजोडाइज़ेपाइन है ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस शो करते हैं, डिपेंडेंस कॉज कर लेते हैं पेशेंट में। ये कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, इनको जो है कैसे क्लासीफाई किया गया कंट्रोल सब्सटेंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग, जिनकी प्रोसेसिंग, जिनकी पैकेजिंग, जिनकी यूटिलाइजेशन सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, कुछ रूल्स के अंदर होती है, ठीक है। ये कंट्रोल सब्सटेंस है बिकॉज अब्यूज़ कॉज करते हैं, डिपेंडेंसी, विड्रॉल इफेक्ट, टॉलरेंस कॉज करते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनके विड्रॉल इफेक्ट्स के साइन सिम्टम्स क्या हैं। विड्रॉल इफेक्ट्स क्या होते हैं? विड्रॉल इफेक्ट ये होते हैं कि हमारी जो बॉडी है ना वो इन पे डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है, फिजिकली साइकोलॉजिकली हम डिपेंड हो जाते हैं। और जब हम ड्रग को छोड़ते हैं, मतलब टेपरिंग इफेक्ट के अलावा, मतलब उसको डोज को कम किए बगैर, अब जिस तरह एक पेशेंट है वो रोज़ 2 mg जो है या 0.5 mg अल्प्राजोलैम ले रहा था और अचानक से उसको छोड़ देता है, तो उसमें वो विड्रॉल इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और विड्रॉल इफेक्ट्स में क्या होगा, विड्रॉल इफेक्ट्स के अंदर जो होती है वो कन्फ्यूजन, ठीक है, एगिटेशन, कंफ्यूज भी रहेगा वो बहुत ज़्यादा, रेस्टलेसनेस होगी पेशेंट के अंदर, इंसोम्निया होगा। इंसोम्निया इसके अलावा जो है वो सीजर्स, मतलब जो अफेक्ट्स को वो ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है ना वो सब उसका उलट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, विड्रॉल इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि जो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपाइन्स होते हैं वो ज़्यादा विड्रॉल इफेक्ट शो करते हैं, जिस तरह ट्रायाजोलैम है वो शॉर्ट एक्टिंग है, तो वो उनके अंदर जो विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग एक्टिंग, उनके अंदर काम होता है। वो लॉन्ग एक्टिंग जो होते हैं वो स्लोली एलिमिनेट
अच्छा, हम ये चीज़ जो है ये पॉइंट देख रहे थे कि जो शॉर्ट एक्टिंग ड्राइवर्स जो जैसे शॉर्ट एक्टिंग है तो उनके में उनके से जो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉज होते हैं, ज़्यादा विड्रॉल इफ़ेक्ट्स जो शो करते हैं वो एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग एक्टिंग, क्योंकि वो टाइम लेते हैं, उनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ में हम एडवर्स इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास ड्राउजीनेस ही है, ठीक है, कन्फ्यूजन, इसके अलावा एटेक्सिया इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल टू इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। अब जिस तरह हमें लॉस हो जाता है उन चीज़ों लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है उन चीज़ों के लिए जिसमें हमें एक फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, जिस तरह की ड्राइविंग करना, ऑटोमोबाइल ड्राइव करना, कार की ड्राइव वगैरह करना। इस तरह कोग्निशन कम हो जाती है, कोऑर्डिनेशन कम हो जाती है, थिंकिंग पावर कम हो जाती है, परसेप्शन इंसान की कम हो जाती है। अब अल्कोहल और बाकी जो सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं ना वो भी सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स जो है वो अफेक्ट जो बेंजोडाइज़ेपाइन के बढ़ाते हैं। तो कभी भी बेंजोडाइज़ेपाइन के साथ जो है हमने साथ में कोई और सीएनएस डिप्रेसेंट जो है उसको हमने नहीं लेना। बाकी हम मोस्टली ये देख लेते हैं कि बेंजोडाइज़ेपाइन की अगर ओवरडोज हो जाती है, ठीक है, टॉक्सिसिटी आती है, सेफ़र है, क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा था कि जो उसकी थेरेप्यूटिक डोज है और जो लीथल डोज़ है उसमें बहुत फ़र्क है, डिफरेंस है, लीथल डोज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ड्रग सेफ़र है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो एंजाइलेटिक ड्रग्स हैं। लेकिन इसके जो एंटागोनिस्ट है वो है फ्लूमाजीनिल एंटागोनिस्ट है, गैबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो फ़ौरन से रिवर्स कर देता है एक्टिविटी। आईवी अवेलेबल है, इसका जो ऑनसेट है, मतलब ये जो ड्रग जो है अपना इफेक्ट शो करने में इतना टाइम लेता है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है, बट इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत कम है, जल्दी से बॉडी से इलिमिनेट हो जाती है, मतलब जिस हाफ लाइफ है ना वो सिर्फ 1 घंटे तक है। तो अगर फ्रीक्वेंट एडमिनिस्टर करना पड़ता है हमें इसको, अगर लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपाइन के इफेक्ट को हमने रिवर्स करना है। तो जब हम फ्लूमाजीनिल पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो ये विड्रॉल इफेक्ट्स जो होते हैं, जो ऑब्वियसली अगर डिपेंडेंट पेशेंट है उसमें जो विड्रॉल इफेक्ट्स है आ रहे होते हैं, तो ये विड्रॉल इफेक्ट्स को प्रेसिपिटेट करते हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। स्पेशली अगर बेंजोडाइज़ेपाइन हम लेते हैं सीजर कंट्रोल को, तो सीजर्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, डिजीनेस, नोजिया वगैरह, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। बाकी हम ये चीज़ देख लेते हैं कि बेंजोडाइज़ेपाइन के अलावा 7 एंटी डिप्रेसेंट्स हम एडमिनिस्टर करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप ये याद रखना कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं ये भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही होती हैं। अक्सर हम ट्रीटमेंट ऐसी स्टार्ट करते हैं कि बेंजोडाइज़ेपाइन और क्रोनिक ट्रीटमेंट, अगर हमने क्रोनिक एंजाइटी को ट्रीट करना है तो इनको इकट्ठा स्टार्ट करते हैं। अब एंटी एंजाइटी में, क्रोनिक एंजाइटी में स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट्स को जो है हम जो है इसका फॉलोअप देते हैं। मोस्टली अगर एक एक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसमें हम बेंजोडाइज़ेपाइन ही देंगे और शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपाइन देंगे उसमें। अगर क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है तो साथ में एंटी डिप्रेसेंट को कंसिडर करेंगे। दूसरा SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये हम एंटी डिप्रेसेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं और सेरोटोनिन को इंक्रीज़ कर देते हैं। सेरोटोनिन का जो लेवल है वो सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज़ हो जाती है, स्पेशली इसमें हम पैरोक्सिटीन और स्काइटेलोप्राम देखेंगे वो, और इसके अलावा SNRI जो हम देते हैं। सारे SSRI और SNRI जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, बस कुछ है। इसमें वेनलाफेक्सिन है, इसको हम कंबाइन करके देते हैं, ड्यूलॉक्सिटीन है बेंजोडाइज़ेपाइन के साथ फर्स्ट वीक, ट्रीटमेंट के फर्स्ट वीक में हम देते हैं, ठीक है। अब 4 to 6 वीक्स के बाद जब हम देखते हैं 4 to 6 वीक्स के बाद जब पेशेंट में इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंटी एंजाइटी, तो बेंजोडाइज़ेपाइन की जो डोज़ होती है ना उसको हम टेपर ऑफ कर लेते हैं, मतलब उसकी जो डोज़ है बेंजोडाइज़ेपाइन को की डोज़ कम कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए, अगर हमने लॉन्ग टर्म यूज़ करना है एंटी डिप्रेसेंट और बेंजोडाइज़ेपाइन को एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, तो हम इन दोनों को इकट्ठे एडमिनिस्टर करते हैं तो उनका बेनिफिट जो है वो ठीक है, अच्छा है। इसके अलावा एक और ड्रग है हमारे पास बसपायरोन। अब ये एंटी डिप्रेसेंट में हम इसको क्लासीफाई नहीं करते, एंजाइलेटिक ड्रग्स है। अच्छा, बेंजोडाइज़ेपाइन में हमने ये चीज़ देखी है ना कि बेंजोडाइज़ेपाइन है वो सिडेटिव इफेक्ट कॉज करता है बेंजोडाइज़ेपाइन,
ठीक है, सीडेटिव इफेक्ट कॉज करता है, इसके अलावा एडिक्टिव पोटेंशियल है, इसका एडिक्शन कॉज करता है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। अब कभी कभी ऐसे होता है कि हमें पेशेंट को एंजाइटी ट्रीट करनी होती है, बट हमें ना सीडेटिव इफेक्ट चाहिए होता है, ना हमें उसका एडिक्टिव पोटेंशियल, हम नहीं चाहते कि वो उसकी एडिक्शन हो जाए पेशेंट को, तब हम इस ऑप्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जब ट्रीटमेंट चलानी होती है, तो ना हम सीडेटिव इफेक्ट चाहते हैं, ना एडिक्टिव, और शॉर्ट टर्म ही लॉन्ग टर्म चलानी होती है, तो तब हम बसपैरॉन को क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं। और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, इसमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए ही सिर्फ ये है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में जब बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट अनकंट्रोलेबल कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहने लगता है, जो जॉब के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, इस चीज़ों को 6 महीने से ज़्यादा जब अर्सा गुजर जाता है, तो उसको हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं। खैर, इसकी जो एफिकेसी है वो कंपेरेबल है बेंजोडाइजेपाइन की। जितना अच्छा बेंजोडाइजेपाइन वर्क करते हैं जितनी डोज में, बसपैरॉन की भी एफिकेसी इसके कंपेरेबल ही है। ये पार्शियल सेरोटोनिन एगोनिस्ट है। ठीक है, 5-HT1A रिसेप्टर के पार्शियल सेरोटोनिन एगोनिस्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक बात याद रखनी है कि जिस तरह बेंजोडाइजेपाइन से अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, जो बेंजोडाइजेपाइन के एक एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी होती है ना, कि सीजर्स को भी कंट्रोल करता है और मसल के स्पैम्स को कंट्रोल करता है, मतलब मसल डिसऑर्डर्स वगैरह को कंट्रोल करता है, तो ऐसा मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बसपैरॉन की एक्टिविटी नहीं है, ये इफेक्ट शो नहीं करती। बाकी ये जो है, हम ये बेंजोडाइजेपाइन में हमने ये देखा है कि हम इसको सीएनएस डिप्रेशन कॉज करती है, इसका साइड इफ़ेक्ट है, तो हम इसको अल्कोहल प्लस बाकी जो सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं उसके साथ हम इसको नहीं ले सकते। बट इसमें ऐसे कुछ नहीं है, ये पोटेंशिएट नहीं कराती सीएनएस डिप्रेसिव इफेक्ट। सीएनएस डिप्रेशन जो है ना अल्कोहल की, इसको ये पोटेंशिएट नहीं करती। ठीक है, जिस तरह ये सीएनएस डिप्रेशन कॉज करता है, तो ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये है कि ये चीज़ याद रखनी है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए जो है ये ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे, शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, एमरजेंसी में चाहिए, तो एमरजेंसी के अंदर हम बेंजोडाइजेपाइन को ही देंगे, क्योंकि वो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, फ़ौरन से एक्ट करती हैं। इसका जो ऑनसेट है ना वो बहुत लेट है, तो इसको हम एमरजेंसी की कंडीशंस में बिल्कुल भी बसपैरॉन को कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही हैं, हेडेक, डिजीनेस जो कॉमन है, नर्वसनेस, नोजिया, लाइट हेडेडनेस, सीडेशन एंड साइकोमोटर कॉग्निटिव डिसफंक्शन वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, बाकी ये चीज़ें इसमें याद रख लेनी है। इसमें मोस्टली ये है कि डिले ऑनसेट है, इसका ऑनसेट बहुत क्विकली है, तो इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको कंसिडर करेंगे, ये मेन चीज़ है, और जिसको हम तभी कंसिडर करते हैं जब हम क्रोनिक ट्रीटमेंट, क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है। बाकी जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे बारबिटूरेट्स को, और बाकी जो हिप्नोटिक ड्रग्स हैं जो हिप्नोसिस कॉज करती हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।